नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अका स्टडी क्लासेज में। जैसे कि हम लोग ने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से प्लासी का युद्ध लड़ा और इसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा, और उसी के अंतर्गत 1765 में उन्होंने एक संधि की जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इसमें दो संधियां हुई। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी शाह आलम द्वितीय, जो मुगल सम्राट था, और जिससे उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। तो दीवानी तो उन्होंने प्राप्त कर ली, तो क्या वो भारत से राजस्व इकट्ठा कर पाते हैं और उनको इसमें क्या क्या परेशानियां हुई हैं, इसी चीज का अध्ययन आज के अध्याय में हमें करना है। और भारत क्या है? गांवों का देश था। तो इस अध्याय का नाम क्या है? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, क्योंकि उस समय भारत में 95% आबादी गांव में निवास करती थी। तो वास्तव में उन्हें शासन गांवों पे करना था, ना कि शहर पे। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें ये लॉर्ड क्लाइव है और ये मुगल सम्राट है, और ये देखिए एक पत्र है या दस्तावेज कह लीजिए। ये क्लाइव को सौंप रहे हैं कि आज से आपको बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी दी जाती है। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त सन 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। किसी के लिए भी बंगाल की दीवानी हाथ में आ जाना निश्चय, क्योंकि जो आप वर्तमान बंगाल देख रहे हैं, उस समय का बंगाल ऐसा नहीं था। उस समय के बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ये पूरा बंगाल तो है ही, पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। और उतने बड़े क्षेत्र की यदि किसी को राजस्व मिल रहा है तो वो खुद एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता था। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसमें कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना होगा जो गांव देहात में पहले से शासन चला चुके थे। बाहरी ताकत, अंग्रेज विदेशी से तो जानती कि इस देश के लोग, जब अभी तक तो उन्हीं के राजा महाराजा शासन कर रहे थे, लेकिन जब वो जानेंगे कि अब ये विदेशी हमारे ऊपर शासन करेंगे, तो उन जो स्थानीय लोग हैं, जमींदार हैं या मुखिया हैं या उस गांव के उच्च वर्ग के लोग हैं जो अभी तक शासन कर रहे, उनको साधना अंग्रेजों के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर सिद्ध होगी। इस चीज को वो भांप रहे हैं। और जिसके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था, ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके हैं, उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो? इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई, यानी राजस्व तो वसूलने का अधिकार उसे मिल गया, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। यानी उसको तो अब दीवानी मिल गई तो यहाँ से उसको राजस्व मिलेगा, ये तो उसके दिमाग में है, लेकिन इसको वसूलेंगे कैसे, क्या व्यवस्था वसूली के लिए अपनाई जाए, ये अभी वो समझ नहीं पा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। उस समय सूती कपड़ा सबसे ज़्यादा व्यापार की वस्तु थी, तो सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीजों का कुल मूल्य 2 गुना हो गया। सन 1765 में से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले
सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही, चूंकि बंगाल की उसे दीवानी मिल गई है, तो दीवानी से जो टैक्स लगा के किसानों से जो पैसा मिलता था, उससे ही निर्यात के लिए चीजें खरीदती थी। यानी जो बंगाल से टैक्स मिल रहा है वो राजस्व इकट्ठा हुआ, और उससे भारत में सूती है, रेशम है, या और जो भी चीजें उसे खरीदती थी और उनको ब्रिटेन बेच देती थी। अब उसको ब्रिटेन से सोने चांदी या किसी भी प्रकार के सिक्के मंगाने की जरूरत नहीं थी, यहीं से टैक्स वसूला, इसी टैक्स से उन्होंने भारत से चीजें खरीद ली और उन्हें आगे इंग्लैंड भेज दिया। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। यानी यदि अंग्रेजों ने कह दिया कि ये जो तुम्हारा सूती के थान का गट्ठर है, या जो तुमने सूती काती है, ये हम 10 रुपए गट्ठर लेंगे, तो जो अंग्रेजों ने तय कर दिया रेट 10 रुपए गट्ठर, तो उसी पर किसानों को देना पड़ेगा। किसान ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब मैं 15 रुपए से कम नहीं दूंगा। ये इसलिए किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट हो रही थी। ये एक चित्र है जिसमें उस समय की बाजार व्यवस्था दिखाई गई है। तो ये देखिए, औरत ये बैठी है, ये बेच रही है अपनी फल सब्जी लिए, ये आदमी खरीद रहा है। इसी तरह से यहाँ भी लगी है, यहाँ नावें चल रही हैं। ये कोई नदी किनारे का सीन हो सकता है जहाँ पे बाजार लगती थी। आगे चलते हैं। ये है आपका कार्नवालिस। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। यानी जो 1 करोड़ लोग थे, ये 1/3 आबादी के बराबर थे। और ये अकाल कब पड़ा है? 1770 में पड़ा है। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया, और ये 1793 का स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका कि ये देखिए चित्र दिया है। इसने स्थायी बंदोबस्त सन 1793 में लागू किया था, और यही 1793 में कॉर्नवालिस कोड भी लाया था। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। अब चूंकि मालिक स्वयं कंपनी हो गई है, तो अब राजा क्या हो गए? उनके जमींदार की तरह हो गए, या उनके तालुकेदार की तरह हो गए। और नहीं, राजा पहले स्वयं मालिक होते थे, लेकिन अब राजा क्या हो गए? कंपनी के अधीन हो गए। तो राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में कह रहा है ना। अब राजे और तालुकेदार क्या हो गए? ये जमींदार हो गए। और ये किसके जमींदार हो गए? ये जो ऊपर बैठी है कंपनी, इसके जमींदार हो रहे हैं अब ये। के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। यानी किसानों से ये जो जमींदार बन गए राजा और तालुकेदार, तो अब ये किसानों से टैक्स वसूलेंगे, और वो टैक्स वसूल के अंग्रेजों को देंगे, तो अंग्रेज उनको कुछ हिस्सा जो वो मेहनत कर रहे हैं उनको भी कुछ दे देगी। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, और ये भी बता दिया गया कि आपको हर साल इतने रुपया देना है। यदि अंग्रेजों ने तय कर दिया कि फला जमींदार आप हर साल हमको 1 करोड़ रुपए दोगे, तो उसे 1 करोड़ देना है। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाता था। यानी नहीं, यानी टैक्स यदि 1 करोड़ फिक्स हो गया कि देना है, तो 1 ही करोड़ देना है, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। समस्या क्या है? मगर स्थायी बंदोबस्त ने समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। असल में
कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। उन्होंने जैसे 1 करोड़ जो निश्चित कर दिया किसी जमींदार को कि आपको 1 करोड़ देना है। अब ये रकम ही इतनी ज्यादा थी कि जमींदार दे नहीं पाते थे, और जब जमींदार नहीं दे पाता था तो उसकी जमींदारी अर्थात उसकी जमीन ही छीन ली जाती थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इसमें जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा न हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदारों किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल करते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था, और जमीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था किसानों को। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन के बेदखल कर दिया जाता था। यानी इतना मजबूर था किसान कि एक तो लगान बहुत ज़्यादा था, और यदि नहीं चुका पा रहा तो किसी से कर्जा ले रहा है, और कर्जा लेने के बाद लगान चुका रहा है तो यहाँ कर्जदार हो गया जो है। और कर्जदार होने के बाद यदि उसकी समय से ब्याज और पैसा नहीं भर पा रहा तो महाजन क्या करता था, वो जमीन अपने नाम लिखवा लेता था। ये सिस्टम उस समय चल रहा था। आगे चलते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश है, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय भारत में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। ये तो तब भी थे और आज भी हैं, और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच कराई, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या गांव समूह, जिसे महाल कहा जाता था, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस व्यवस्था को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया। वहाँ स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी कि 10 साल तक, यदि हो गया कि 10 साल तक आपको 1 करोड़ रुपया सालाना देना है किसी जमींदार को, तो ये फिक्स हो गई। लेकिन अब यहाँ पे फिक्स नहीं था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदारों की बजाय गांव के मुखिया को दे दिया गया। अभी तक जमींदार था या राजा था, तो ये जो जमींदार और राजा होते थे, ये 8 गांव, 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव तक का राजस्व इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन जो गांव का मुखिया होता है वो तो एक ही गांव का होता है। तो अब गांव के मुखिया को ये अधिकार दे दिया गया। तो अब क्या करना था गांव के मुखिया को? गांव के मुखिया को केवल अपने ही गांव से राजस्व इकट्ठा करके अंग्रेजों को दे देना था, जबकि जो जमींदार होता था वो कई गांवों के राजस्व इकट्ठा करता था और फिर ऊपर अंग्रेजों तक पहुंचाता था। ये सिस्टम था। और ये जो नई व्यवस्था आई इसको कहा गया महालवारी बंदोबस्त। यानी महाल क्या हो गया? महाल यानी 1 ग्राम, और
एक ग्राम से जो ग्राम का मुखिया था वो अपने जितने ग्रामीण जन थे, एक गांव में जितने लोग निवास कर रहे हैं उन सब से राजस्व इकट्ठा कर लेता था गांव का मुखिया और उसको दे देता था। तो ग्राम को ही महाल कहा गया है, इसीलिए इसको महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। यानी प्रत्येक गांव से इकट्ठा करना है। मुनरो व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयत या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले आ रहे युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमाया। टीपू सुल्तान की मृत्यु मृत्यु हो जा रही है सन 1799। तो टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का था। मैसूर कहाँ पड़ रहा है? कर्नाटक में। तो जब टीपू सुल्तान मर जाता है तो उसका जो क्षेत्र है उसको जब ये लोग पा जाते हैं, जीत जाते हैं, तो वहां पर ये लोग इस चीज को लागू कर रहे हैं कि एक बार ट्राई लेते हैं, इसमें सफल हो पाते हैं कि नहीं। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों यानी किसान यानी रैयत से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे थे। तो यहाँ दक्षिण भारत में कौन सी परंपरा डाल रहे हैं? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयत यानी किसान, तो दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी हो गई। जबकि आपने एक और व्यवस्था देखी थी, महाल। महाल यानी क्या था? महाल यानी गांव। तो तीन व्यवस्थाएं आई। पहले देखिए, सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था। तो जमींदारों के अंतर्गत क्या था? जमींदार जमींदारों के अंतर्गत कई गांव आते थे, एक दो मतलब कितने भी गांव आ जाए, 8 10 15 20 25 50 जो भी हो, तो वो जमींदारी व्यवस्था आई। तो उसको स्थायी बंदोबस्त कह रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरी व्यवस्था आ रही है महालवाड़ी। महालवाड़ी का क्षेत्र घटा, महालवाड़ी में एक गांव हुआ और जमींदारी में कई गांव थे। अब आ रही है रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी में क्या हो गया? अब गांव नहीं, एक किसान। एक किसान की बात आ गई, यानी प्रत्येक किसान। तो पहले कई गांव आए, फिर एक गांव आया, अब प्रत्येक व्यक्ति वाला कंसेप्ट आ गया। तो ये है इन तीनों व्यवस्थाओं में अंतर। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर ही उनमें समस्याएं दिखाई देने लगीं। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। रैयत गांवों से भाग रही थी। रैयत यानी किसान। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए क्योंकि टैक्स नहीं चुका पा रहे थे। आते थे अंग्रेज तो उनको मारते थे, तो इसलिए गांव से वो लोग रातों रात भाग जाते थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहां यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया। अफीम तो आप जानते ही हैं। तो अफीम का व्यापार कंपनी करती थी, यहाँ से ले जाती थी और इधर उधर के देशों में बेचती। और इसी तरह नील था। नील का उपयोग कपड़े में होता था, तो इसका उपयोग स्वयं भी करती थी और यूरोप के जो अगल बगल के देश थे उनको भी नील अच्छे दामों पे बेचती थी। तो इस खेती पर अब कंपनी जोर दे रही है। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेजों ने देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन के लिए कि यहाँ पटसन मिल जाए, असम में चाय उगा रहे हैं, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना उगा रहे हैं, पंजाब से गेहूं उगा रहे हैं, महाराष्ट्र व पंजाब से कपास उगा रहे हैं,
और मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी जरूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह से समझे। इतनी सारी ऊपर फसलें गिनाई हैं, तो अब इसमें हम लोग नील की खेती का ये लोगों ने यहाँ क्या सिस्टम बनाया, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? ये देखिए, चित्र 5 और 6 में सूती कपड़ों के छापों की तस्वीरें दी गई हैं। हाँ, ये देखिए तस्वीर दी गई है। ये भारतीय तस्वीर है, छापे खाने की कलमकारी की छाप है, और ये इंग्लैंड वाली है, छाप है। आगे चलते हैं। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए एक फूल के छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है कि दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इन्हें आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? बिल्कुल नहीं जानते। आइए जानने की कोशिश करते हैं। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकला है। इस बात की काफी संभावना है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में मॉरिस के छापों का इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि भारत की जलवायु ऐसी थी कि यहाँ पे वो जो नील का पौधा है वो बहुत अच्छे से पैदा हो जाता था, क्योंकि हर पौधे की प्रकृति हर जगह पैदा होने की नहीं होती है। देखिए, जहाँ पे जम्मू कश्मीर में सेब वगैरह होता है, कि हम लोग उत्तर प्रदेश में लखनऊ में या इलाहाबाद में कहीं भी लगा लें, तो क्या यहाँ पे सेब पैदा होगा? नहीं होगा। हो भी जाएगा तो एक आधा होगा, क्योंकि वो पर्यावरण, वो प्रकृति, वो मिट्टी, वो उतार चढ़ाव ढलान जैसी भी चाहिए, वो अपने पर्यावरण में ही हर पौधे की पैदावार होती है अपने हिसाब से। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील एक का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। अब देखो, इंग्लैंड यदि भारत से नील उगा के ले जा रहा था तो वो इटली को बेच रहा था, फ्रांस को बेच रहा था, और ब्रिटेन स्वयं तो है ही है। तो अब बताइए, अपने यहाँ भी यूज करना है और दो देश और मिल गए। अब यहाँ की आबादी देखो कितनी रही होगी, तो जब इतनी जगह में वो नील सप्लाई करेगा तो उसे आमदनी तो बहुत होगी। इसलिए वो परेशान था कि नील अधिक से अधिक पैदा करे, और वो जो नील था वो भारत की जो जमीन थी उस चीज के लिए उपयुक्त थी कि यहाँ पैदा हो सकता था। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी ही मात्रा में यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। वहाँ वोड पैदा होता था और भारत में नील पैदा होता था, और नील की जो क्वालिटी थी वो ज़्यादा अच्छी थी वोड से। तो वहाँ के व्यापारियों ने कहा कि ऐसा करो कि नील बंद करा दो वहाँ से आना, क्योंकि इसके कारण हम लोग के वोड से जो हम लोग छपाई करते हैं कपड़ों में, उतना अच्छा कलर नहीं आ पाता। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील की इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि उसको पसंद करते थे, उसके आगे बोर्ड फेल था। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगियो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी।
जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। सन 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। तो भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी तो बढ़ेगी ही, क्यों? क्योंकि उनको यहाँ से नील मिलना जो है। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। ये देखिए किस तरह से एक चित्र दिखाया गया है, मतलब जबरदस्ती करके जो है। ये तो युद्ध का चित्र है, खैर किसानों का चित्र नहीं है। इसमें दिया होगा क्या चित्र है ये। सेंट डोमिंगियो में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791 में, जनवरी स्कूह-दोल्स्की का चित्र। ये है ये। आगे चलते हैं हम लोग। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। सन 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था, यानी 30% भारत से पहुंचता था, बाकी इधर उधर से या स्वयं पैदा करते थे। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया। अब देखिए अंतर देखिए, जहां 1788 में 1788 में कितना है? 30% है। वहीं 1810 में कितना हो रहा है? 95% हो रहा है, यानी एक 100% मानो 5% कम है। तो 88, 89, 90, 90, तो ये मान लीजिए 20, 2, 22, ये इनका अंतर है 22 साल का। 22 साल में 95% नील भारत से जाने लगा, जो कि पहले 30% था। इतना अंतर आया है। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी, क्योंकि उन्हें नौकरी से ज़्यादा नील वाले व्यापार में फायदा था। नौकरी में मान लो किसी को 10,000 का महीना मिलता था, तो यदि वो नील का धंधा कर लिया, व्यापारी बन गया, तो 50,000 का महीना कमा रहा है, तो उसके लिए 50,000 ज़्यादा सही है। तो भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिसके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार हो गए, क्योंकि वो जान रहे थे कि सब भर लेंगे। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक निज और एक रैयत। रैयत वाला यानी जानते ही हो, किसान। और निज क्या था? यानी अंग्रेज जो थे वो स्वयं ये खेती को करा ले, तो उसको निज कहा जाता था। जैसे हम लोग भी अभी गांव में खेती करते हैं, तो एक होती है बटाईदार से खेती, एक स्वयं कर लो। तो बस इसी तरह ये भी था। तो अंग्रेजों के समय में निज, यानी अंग्रेज अपने बगीचों में मजदूरों से काम करा ले, तो वो निज हो गई। और रैयतवाड़ी वो हो गई कि किसान उगा कर उनको दें और अपनी तैयार नील की फसल को बेचें। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। एक ये सिस्टम हो गया, इसको निज कहा गया। तो निज खेती की समस्याएं क्या रहीं? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज्यादा थी, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत थी। इस तरह की जमीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था, यानी बागान मालिकों ने बड़े बड़े बाग तो बनवा लिए, लेकिन यहाँ पर मजदूरी करने के लिए जो मजदूर आएंगे ये इतना आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। धान नहीं है, ये धान है, धान यानी चावल।
यानी जो समय होता था धान की फसल का बोने काटने का, वही समय होता था नील का भी। तो दोनों का समय टकरा जाता था, तो ये भी बड़ी समस्या थी। तो किसान पहले धान बोएंगे कि पहले नील, क्योंकि धान बोएंगे तब तो उनके पेट में अन्न जाएगा, नील थोड़ी खा लेंगे। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी जरूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की जरूरत पड़ेगी। हलों की खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिरी तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयत व्यवस्था के अंतर्गत थी। यानी टोटल जमीन देखा जाए तो 25% में ही नील का उत्पादन हो रहा था, और यहाँ पे किसान अपना गेहूं चावल धान जो भी है ये सब उपजा रहे थे। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। तब अंग्रेजों ने सोचा कि यार इतने में काम न चलेगा, अब इन किसानों को भी पटाया जाए ताकि नील की खेती का हम क्षेत्र बढ़ा सके, तभी हम मुनाफा कमा पाएंगे। तो रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध, सट्टा नहीं पट्टा कहना चाहिए, पट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। यानी पूरा गांव का पट्टा कर लेते थे, तो वो फिर मुखिया से कर लेते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। यानी यदि किसी व्यक्ति के पास 4 बीघा जमीन है तो एक हो गई 25%, ये तो 1/4 या 25% पर उसे खेती करनी पड़ेगी, और ये जो 3 बीघे बचे हैं इनमें वो अपना जो है अनाज उगा सकता है। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, और नील के लिए जो बीज लगना है और जो उपकरण लगना है वो देते थे ये लोग। जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्ज मिल जाता था, और वही चक्र दोबारा चलता था। इनका कर्ज क्यों नहीं खत्म हो रहा था, दोबारा क्यों इनको लेना? क्योंकि जो नील ये पैदा कर रहे थे अपने खेतों में, तो उसका रेट अंग्रेज तय करते थे। यदि अंग्रेजों ने कह दिया कि हम तुम्हारी नील 5 रुपए किलो के हिसाब से लेंगे, तो 5 रुपए के हिसाब से उनको पेमेंट होगा। किसान ये नहीं कह सकता कि नील मेरी है और मैं इसको 5 में नहीं दूंगा, 10 में दूंगा, 20 में दूंगा, 40 में दूंगा। ये किसान नहीं कह सकता था, इसीलिए वो हमेशा इस चक्र में कर्ज के फंसा रहता था। ये देखिए दिखाया जा रहा है, एक चित्र है नील की खेती का। खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे हैं नील के पौधों के गट्ठर। ये देखिए गट्ठर बांध बांध के ला रहे हैं और अब यहाँ फैक्ट्री तक पहुंचा रहे हैं। नील का उत्पादन कैसे होता था, ये देखिए तमाम चरही बनी है और ये पूरा सिस्टम है, मजदूर लगे हुए हैं। आगे चलते हैं। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। क्यों होंगे? क्योंकि ताकि जो कटाई वटाई हो करके और जो फैक्ट्री हैं वहां तक माल आसानी से पहुंच सके। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैट्स हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य के बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य के एक और हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले की हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद बीटर वाटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों
से खंगाला जाता था। यह द्रव हरा और उसके बाद नीला हो जाता था, तो हौद में चूने का पानी डालकर धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर दिया जाता था और जो चीज नीचे बच जाती थी वह नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं, दबाकर सांचों में डाल दी गई नील। ये देखिए, ये एक चित्र दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये सांचे में डाल दी गई है दबाकर, और ये आदमी उस नील के टुकड़े कर रहा है, काट काट के ये कर रहा है। मजदूर उस पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है, और ये देखिए दिया गया है, ये ले जा रहा है सुखाने के लिए। आगे चलते हैं। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत ही कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म न होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी जमीन में, और वह मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उस मिट्टी में उर्वरक शक्ति नील के पौधों ने पहले ही खींच ली, तो उनमें कुछ बचता ही नहीं था। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों यानी कि किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, यानी जो बागान मालिकों के लिए कुछ काम कर रहे थे लोग, तो उनका गांव के लोगों ने बहिष्कार किया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंट की पिटाई की गई, यानी जो अंग्रेजों के लठायत आते थे, उनके पुलिस वाले या एजेंट आते थे, कुछ भी मान लीजिए, तो उनकी लोग जब वो गांव में घुसते थे तो उनको पीट देते थे लोग कि हमारे यहाँ फसल नहीं पैदा हुई है, खाने को नहीं है, और तुम्हें तो जो है टैक्स चाहिए। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों, लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार न थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिल रही थी? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांव में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरदस्त हस्ताक्षर कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूम रहे थे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे जमीन ले लेते थे। यानी जो जमींदार थे उनकी जमीन तो ये ले गए अंग्रेज और उसमें अपना नील की खेती करा रहे हैं, तो जमींदारों को कुछ वैसा फायदा नहीं हो रहा जैसे पहले वसूली किया करते थे, इसलिए वो इन किसानों के साथ दे रहे थे। नील के किसानों को भी ये लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। सन 1857 में बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। 1857 में भारत में क्या हुई थी? पहली क्रांति हुई थी, जिसको पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है। उससे सरकार डरी हुई थी, और ये जो नील विद्रोह हुआ है ये हुआ है 1859 में, तो इससे डरी हुई है। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में सर्दियों के इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि रैयतों की को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती
न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा यानी कि किसानों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। यानी जो लोग पढ़े लिखे थे वो लोग पत्र पत्रिकाएं भी छापते थे। तो नील दर्पण एक पुस्तक है, तो और समाचार पत्र थे। तो इनमें क्या है, ये लोग सब छाप रहे थे कि किस तरह जो है अंग्रेज वहाँ पे नील किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और जबरदस्ती उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो नील की खेती करें। तो ये वो वहाँ छाप रहे थे। इस बगावत से परेशान होकर बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया। जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा कर दें, यानी जहां तक आपने दस्तखत कर दिए है कि इतना इतना देंगे तो उसको पूरा कर दें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। उनने कहा कि अब बंगाल में दाल न घटेगी, चलो बिहार चलते हैं, वहाँ नील उगाएंगे। वहाँ के लोग अभी इन चीज़ों को नहीं जान रहे हैं। 19वीं सदी के आखिर में, अच्छा बिहार में गए, इसका एक उदाहरण है चंपारण का जो विद्रोह हुआ है। चंपारण जिसमें गांधी जी गए थे, तो वो नील के खिलाफ ही तो था। वहां पर भी तो 3/20 भाग में टैक्स लिया जा रहा था, यही तो है। वो तो बिहार गए। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार में एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो ये चैप्टर इस तरह से ख़त्म हो गया है और जल्द ही हम लोग अगले अध्याय को चालू करेंगे। और यदि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।